बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी मौजूदा सियासत देखें तो आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा दिन था क्योंकि वो तैयारियाँ कर रही थी और कल उन्हें इजाज़त मिली और आज के दिन कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हुए ताकि स्टेज सजाया जा सके और कल के दिन एक अजीम व शान जलसे का एहतमाम किया जा सके जिसे बतौर एहतजाजी जलसा मुतारिफ़ करवाया जाएगा। आज अली मोहम्मद ख़ान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बड़ा जलसा कर डाला और उस जलसे में उन्होंने ये कहा कि जिस दिन खान ये फैसला करेगा कि भूख हड़ताल करनी है तो सिर्फ खान ही भूख हड़ताल नहीं करेगा। भूख हड़ताल में पाकिस्तान के तमाम शहरी मौजूद होंगे, वो खुद भी भूख हड़ताल करेंगे, वो खुद भी सड़कों पर निकलेंगे। अब इसके बाद ये इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से एक तवील सेशन है कि जिसके बाद जलसे की इजाज़त मिली थी जिसमें अदालत को ये कहना पड़ा था कि दूसरे भी जलसे कर जाते हैं, तो ये अगर जलसा आपके SOPs के मुताबिक कर रहे हैं, आपकी दी गई शराइत के मुताबिक कर रहे हैं, तो इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? तो 27 शराइत रखी गई थी जिस पे हतमी फैसला होने के बाद इजाज़त दी गई कि आप जलसा कर लें और अब इतलात के मुताबिक NOC मुअत्तल कर दिया गया इसलिए कि मुहर्रमुल हराम के दिन है और सिक्योरिटी की सूरत हाल है। एक चीज़ ये, और दूसरी तरफ बानी PTI ने जब उनसे पूछा गया कि पंजाब काबीना ने आपके ऊपर केस किया है तो उन्होंने ये कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहता हूँ कि वीडियो मौजूद है, बयानात मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ के बयानात मौजूद हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ के, मरीम नवाज़ के, तो उनके ऊपर भी केसेस करें। तो कल राना साहब इसी बात का इशारा दे रहे थे कि दूसरी तरफ भी एक हुकूमत मौजूद है, तो अगर वो केस करने शुरू कर दे और केस दर केस की रिवायत जन्म लेने लगे तो क्या होगा। और उसके साथ साथ बिजली के बिलों के ऊपर भी बात होगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे अवामी मसाइल, बिजली के बिल क्या समझते हैं? 1, 2, 3 दिन से मुसलसल हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं और पीछे एक लंबी एक जद्दोजहद भी है जो करते आ रहे हैं अवाम के लिए। क्या समझते हैं अवाम का इस वक्त हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अवाम के इस वक्त ये हाल है जी कि अवाम 2 फैसले करने पर सोच रही है कि वो बिजली का बिल जमा कराए या फिर अपने घर में 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी जो है वो चलाए। आखिरकार अवाम ने हार जाना है और उसे बिजली का बिल ही अदा करना पड़ेगा। या सिर्फ कोई एक शख्स मुझे दिखा दे जो बिजली के बिल पे नहीं रो रहा, जिसके घर बेचारे के सिर्फ पंखा लगा हुआ, एयर कूलर भी नहीं है। होता क्या है? मैं आज खोल रहा हूं वो सारी चीजें ना। या सर, हम रोजाना रोते हैं ना, इतना बिल आ गया। बिल कहां से आता है? करते क्या है ये? पाकिस्तान के अंदर चलने वाली 80% फर्नेसें से ऐसी हैं जहां पे चोरी की बिजली चलती है वापडा एहलकारों की मिली भगत से, किसी और की मिली भगत से नहीं, वापडा एहलकारों की मिली भगत से। उनके जो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों यूनिट होते हैं, वो आपको, मुझे, इसको, उसको, उसको पड़ते हैं, फिर हमारे से वो पैसे देते हैं। ये चंद 2-3 दिन पहले एक FIR दर्ज हुई है यासर साहब, ये FIR को दिखा रहे हैं। ये FIR दर्ज हुई है, ये थाना है जी, लाहौर का थाना है जी, और इसमें FIR जो दर्ज होती है वो हबीबुर रहमान वगैरह की दर्ज होती है। ये STO साहब हैं एक, जिनके कमर पे ये भरी हुई हैं सारी अदालतें। उसमें 420, 468, 471, 148, 149, 324, 342, 186, 351। अच्छा, इसमें वो लिखते हैं कि सारी दफात लगी हैं। ये मारा किने? ये FIR के मुताबिक बाईस जनाब SHO साहब थाना मनावा लाहौर कि मैं महकमा में बतौर एडिशनल एक्सीएंट सब डिवीज़न महमूबूदी सर इंजाम दे रहा हूँ। फला टाइम इतने बजे लैंड सुपरिटेंडेंट हाफिज सनाउल्लाह फला जितना भी लिखते होते हैं कि हमें पता चला लखों डैर में मौजूद थे। इतला मिली कि जट फर्नस वाकया की रोड नज हीरा कांडा पर हवाला नंबर फला बिजली बिल मबलिक 5 करोड़ रुपये वाजिबुल्दा है, 5 करोड़ रुपये। हालांकि एक दिन का शायद चलता हो इतना। जिन्होंने जालसाजी करके खुद सादा रकम पब्लिक 72,50,28 रुपए का बिल तैयार किया और महकमा वार्डा को पेश किया, जिसके सिलसिले में अच्छा फैब्रिकेटेड बिल भी तैयार। हाँ जी, जिसके सिलसिले में जट फर्नेस साइट पहुंचने पर जहां मुलजमान अफजाल जट, इसका भाई अब्दुल्ला जट, आसफ गैस वाला और इसका भाई 18 का नाम अफराद मुलजमान अफजल जट वगैरह से जब बिल की अदायगी ना करने और जाली बिल तैयार करने के हवाले से पूछा गया तो मुलजमान तैश में आ गए और उन्होंने इतना मारा कि क्या हो क्या गया। ये SDO हैं जिनको मार पड़ी।
अब मैंने जब इस पे मैं याद करें, मैंने कहा था मैं कुछ चीजें खोलूंगा। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बाकायदा। इस एरिया में, सिर्फ इस एरिया में जहां ये वाकया हुआ है, यहां पर कमो बेश 30 के करीब ऐसी फन्नसें हैं जो बगैर किसी चीज के, होता क्या, रात होती है, डायरेक्ट कुंडा लगता है, पूरी रात बिजली चलती है, वापडा का अमला शामिल होता है, छापा मारने वाले इदारों के अमले के लोग शामिल होते हैं, और यह सारा कुछ करने के बाद तकसीम होती है। यासर 5 लाख डेली लेना जी, 4 लाख डेली ले, मैं 2 नाम ले रहा हूं, नैब, FIA, जो चाहे एक न्यूट्रल अदारा, बल्कि मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूंगा वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं कि आप जनाब, सिर्फ आपको मैं दे रहा हूं कि आप इनको चेक कर लें। एक ये जो SPO साहब है, बेशक इन्हें मार पर इनके साथ ज्यादती हुई है, एक तो उसको पकड़े जिसने ज्यादती की, दूसरा उमर बिलाल SC सर्कल 3rd, अली रजा एक्सियन शालीमार, सिर्फ इन दोनों के असासे, इनके करीबी लोगों के असासे, इनकी इंक्वायरी कर लें, चेक करें किस तरीके से वहां फन्नसें चलती हैं, और उन फन्नस वालों का माल कितना तैयार होता है, उनके मीटर चेक करें, मीटर कितने चल रहे हैं। यानी यार, अगर माल तैयार हो रहा है मिसाल के तौर पर 50 लाख रुपए का, तो 40 लाख की बिजली या 30 लाख की बिजली तो इस्तेमाल होनी चाहिए ना, 20 लाख की इस्तेमाल होनी चाहिए ना यासर साहब। अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है मीटर के मुताबिक 2 लाख की, 1 लाख की या 1.5 लाख की, तो फिर उसमें मुजरम कौन है? वो यूनिट सारे आपको मुझे पढ़ते हैं, फिर वो तकसीम करते हैं। ये जो इतना बड़ा स्कैंडल पिछले दिनों पकड़ा था FIA ने, और विरक साहब चूंकि FIA के लाहौर के पंजाब के डायरेक्टर हैं गालबन, और मैं चूंकि उन्हें जानता हूं कि डेड ऑनेस्ट आदमी है यासर साहब, और उन्होंने बड़ा काम किया। मैं उनको कहता हूं जनाब विरक साहब हुक्म करें, बताएं कि आपके डिपार्टमेंट से कोर्ट कितने पैसे ले रहा है, बताएं कि किस तरीके से, बल्कि मैं आपको मजे वाली बात बताते हैं। एक शख्स ने ना, ये जेन्युइन मैं कह रहा हूं, कहा कि छापा मारो भाई फलां जगह, उसने कहा वह फलां गया, उसने कहा फलां MNA का फलां है, उन्होंने कहा हमें मरवाना है, क्या मतलब? उसने कहा नहीं हमने नहीं मारना। यानी बिजली चोरी करे बड़ा आदमी, बिजली चोरी करे फन्नस वाला, बिजली चोरी करे बड़ी कोठियों वाले, बिजली चोरी करे बड़े घरों वाले, बिजली चोरी करे बड़ी मिल्स वाले, और पैसे कौन भरे? गरीब आदमी। यूनिट जाए उनको, अगर 125 यूनिट चले हैं तो 200 यूनिट डाल के 200 325 उसके बना दो, आपके 300 यूनिट चले हैं उसमें 500 यूनिट डाल के 800 यूनिट इनके बना दो, फलां कितने चले हैं, फलां इतने बना दो। क्यों नहीं करते? पूछा उन्होंने, क्या वो बंदे पकड़े गए सारे? कहेंगे जी इंटरम बेलें करा ली, ओके जी। उसके बाद इंटरम बेलें कैंसिल नहीं होती, क्या आपको पता नहीं है? जाके मैं निशानदेही कर दूं। मुझे एक बंदे ने कहा जनाब जब आप ये खबर चलाएंगे ना यासर साहब जी, तो ये बंदे बड़े तगड़े हैं, ये झूठे पर्चे भी करा देते हैं, ये फलां भी करा देते हैं, ये फलां भी करा देते हैं। मैंने कहा यार जो मर्जी करा देते हैं, हमने अवाम की बात करनी है, हमने असल बात करनी है, हमने सब कुछ लाना है। ये FIR झूठी है, इसे कैंसिल कर दें। मैंने जो 2 नाम लिए गलत हैं, मैं साबित कर देता हूं। हुकूमती इस वक्त इकदामात जो हैं वो अवामी सतह के ऊपर जिस हद तक असरार डाल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान ने ज्वाइन किया। पलवशा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पलवशा साहिबा, अगर देखा जाए जो इकदामात उठाए जा रहे हैं और अवाम जिस कर्ब के अंदर मुब्तला है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका सवाल हो सकता है कि आप हुकूमत के हिस्सेदार हैं? क्योंकि अगर आप ना होती तो शायद ये इकदामात जो हैं वो ना उठाए जाते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, या फिर पीपल्स पार्टी को इससे बरी ज़िम्मा करार दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि ये कहना तो मैं इससे जो है मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होती तो ये इक़दामात ना उठाए जाते। ये इक़दामात जो हैं ये काबीना के फैसले हैं। कल भी जो 5 रुपये 75 पैसे बिजली बढ़ी, वो रोटेशन के ज़रिए समरी जो है वो काबीना में मूव की गई, और उस पर अप्रूवल लेकर ये जो एक बहुत बड़ा इजाफा था ये कल हुआ। आज भी मैं देख रही हूँ नेफ्रा ने 3 रुपये कुछ पैसे जो है 32-33 पैसे आज फिर बढ़ाए हैं। अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना हो और अगर ना वोट करे तो हुकूमत जो है जाहिर है फिर वो गिर जाती है, और अगर हुकूमत गिर जाती है तो फिर उसके बाद जो है उस सिनेरियो को आप
देखें कि क्या आपको फिर से कोई इलेक्शन नज़र आते हैं इन मौजूदा हालात में, और इसकी क्या गारंटी है कि फिर जो इलेक्शन होंगे अगर हुए, क्योंकि मेरे पास तो कोई इस किस्म की ना हमें नज़र आती है ना समझ आती गारंटी के हालात क्या हों, और अगर हुए तो फिर दोबारा जो है कोई इस्तेहकाम की सूरत बनती है जो पहले आज तक जो हमने देखा है कि इन इलेक्शंस के बाद भी नहीं बनी। अब जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास एक चॉइस है कि वो हुकूमत को वोट ना करती, और अगर बजट को वो पास ना करती तो फिर हुकूमत आराम से गिर जाती। तो फिर क्या ऑप्शन है? परवेज खान साहब, फिर का लफ्ज़ एक बड़ा अच्छा है कि वाकई हुकूमत ना होती तो क्या होता। क्या अब आवाम के साथ जो हो रहा है, जिस अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रही है आवाम, क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस पर इसी तरह खामोश रहना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात से आपकी बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे भी इत्तेफाक करती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरी हमदर्दी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ है। और जो इस वक्त हालात हैं इंतहाई गैर मामूली और बेहद जो है बर्दाश्त से बाहर के हैं। इस वक्त जो बोझ अवाम पे डाला जा रहा है तो बिलाशुबा जो है इतनी सलीबें हम अवाम के कंधों पर नहीं रख सकते कि वो उसके बोझ तले दब जाएं। मैं समझती हूँ कि ये जो बजट है इसमें बहुत से इकदाम ऐसे हैं जिन्हें डिफेंड नहीं किया जा सकता। ये भी समझते हैं जो आज हमारे चेयरमैन ने भी कहा है कि ये रिग्रेसिव रिजत पसंदाना टैक्सेशन है, और ये रिजिटी टैक्स जो हैं ये लोगों की जो है गर्दन पर बिल्कुल जैसे सांस की नाली पर बोझ है। लिहाजा ये जो बिल ये बढ़ाना टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, और ये जो टैक्सेशन है ये सारा बोझ अवाम पे पास करना ये कोई सलूशन नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि कारोबार बंद होंगे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग ले ऑफ होंगे, और वो जो एम ऑब्जेक्टिव हम अचीव ये करना चाह रहे हैं वो टैक्सेशन जिस तरह की हो रही है उसके ज़रिए नहीं हो सकेगा। बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ये सब तमाम चीज़ें जो है हम इनको बिल्कुल आप जितनी बातें कर रहे हैं वो जायज़ हैं। इस पर हुकूमत को जो है अपनी पॉलिसियों का जायजा लेना है। आज हुकूमत को अपनी पॉलिसियों का जायजा लेना है, लेकिन सवाल यह है कि बजट मंजूर हो चुका है तो पॉलिसियों का जायजा किस हद तक लिया जा सकता है? बजट मंजूर आज भी तो 8-9 रुपए बिजली बढ़ी है ना कल से आज तक 24 घंटों में। तो यही बात आज हमारे चेयरमैन साहब ने की है कि मुशावरत के बगैर ये जो काम हो रहा है ये सस्टेनेबल भी नहीं है, और इसको मतलब हम किसी तरह जो है कम से कम हम डिफाइन नहीं कर सकते। चले, आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो काबिल कबूल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया परवेज खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जो इस्लामाबाद की इस वक्त सूरत हाल है, राना साहब क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रुकेगी? NOC कैंसिल हो चुका, या फिर आपको ये लगता है कि बज़िद होकर वो एहतजाज करें? बात यह है कि मुझे हंसी आ रही है कि जब NOC दिया उन्हें पता नहीं था कि मुहर्रम आ सकते हैं। मुहर्रम से एक दिन पहले का ये जलसा है, मुहर्रम का चांद नज़र आ सकता है, ये तो सबको पता था। अब तो यार सर ये पता लग जाता है कि 1 घंटे बाद बारिश हो जानी है, तो उनको ये नहीं पता लगना था। आज अगर ये मानसरा में जलसा ना करती तहरीक इंसाफ और इतना बड़ा जलसा ना कर देती तो शायद ये ना होता। मेरे पास जो इतला है वो इतला ये है कि ये चीज़ नज़र आ चुकी थी कि ये जलसा इतना बड़ा जलसा हो जाना है, और जब ये पता लग जाना था कि कप्तान के बग़ैर फिर इतना बड़ा जलसा हो गया, फिर जब कप्तान आएगा तो फिर क्या आलम होगा। तो एक जलसे ने, याद करें मैंने कल कहा था इस्लामाबाद के जलसे के बाद फिर बहुत सी चीज़ें खुल जानी है। इस्लामाबाद का जलसा बहुत सी चीज़ों का तयन कर देगा। तो बात यह कि जलसा का NOC कैंसिल कर दिया गया, वो कल अदालत में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, ये फिर कहेंगे जनाब मुहर्रम शुरू हो गए, आप ठहर जाएँ, चले मुहर्रम के बाद का टाइम दे देंगे। जलसा तो होना है। ये जलसा कैंसिल करना का मतलब है कि आपने तहरीक इंसाफ की ताकत को, तहरीक इंसाफ की कुव्वत को मान लिया है। अगर आपने नहीं माना तो फिर आप बात करें। अगर आप समझते हैं कि ये जमात ख़त्म हो गई है, अगर आप समझते हैं इस जमात के साथ लोग नहीं है तो उन्हें जलसा करने दें, देख लें लोग हैं कि नहीं है, उन्हें जलसा करने दें, देखें उनके साथ लोग नहीं हैं तो पता चल जाएगा। फरागत
अगर उनके साथ लोग हैं तो फिर आपको फैसला करना होगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है, अवाम की पॉलिसियां क्या हैं, अवाम आप पर इत्मीनान करती है या आप पर अदम इत्मीनान करती है, अवाम जेल के अंदर बंद जो खिलाड़ी है उसके साथ है या आपके साथ है। करने तो देते लेकिन नहीं करने दी। इस पर मुझे तो अफसोस हो रहा है। अच्छा, मैंने नहीं कोई जलसा देखा, क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई आपने एक जलसा देखा जो उसने नहीं होने दिया? लेकिन राना साहब, अब आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है वो जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा 92 के हैं फ़हीम अख्तर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फ़हीम, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, वो कहते रहे कि क्रेन का ऑपरेटर भी हमारा गायब हो गया, हमें मालूम नहीं पड़ा कि वो चला किधर गया। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद जलसागाह की? देखिए, इस्लामाबाद जलसागाह में इस वक्त तो बारिश की सूरत हाल है और इस्लामाबाद पुलिस और जो इंतज़ामिया है वो पीटीआई को जलसा करने से रोक रही है। और जो बहाना बनाया गया है या फिर यूं कह सकते हैं जो वजह बताई गई है वो ये कही जा रही है कि मुहर्रम उल हराम जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होना है और कल फैसला होगा कि चांद नजर आएगा या फिर नहीं आया। लेकिन उससे पहले ही इस्लामाबाद इंतजामिया ने जो है वो तहरीक इंसाफ के जो जलसे का एनओसी था उसे मनसूख कर दिया है और ये कहा है कि मुहर्रम उल हराम की वजह से सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और जो मकामी आबादी है उनमें से ज़्यादातर जिसकी तादाद है वो मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा हैं। उनकी तरफ से एक दरख्वास्त आई और ये कहा गया कि अवाम को मुश्किलात होती हैं तो इस वजह से जलसे की इजाज़त ना दी जाए। अब तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम है। एक तहरीक इंसाफ का हिस्सा कह रहा है कि जलसा कल हर हाल में होगा, जबकि जो दूसरे हिस्सा है वो कह रहे हैं कि एक हमें एक्सक्यूज मिल चुका है कि इंतजामिया इजाज़त नहीं दे रही और हमें अपने वर्कर्स को, कारकुनों को बचाना है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर या उनके कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन होता है या उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, कहते हैं मजीद उन्हें इम्तिहान में ना डालें। अब अगर इजाज़त नहीं दी जा रही तो ये चीज़ हमें फेवर करती है। ताहम हतमी फैसला आपसे कुछ देर बाद जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है और जो आला क़यादत है उसका इजलास चल रहा है, उसमें ये फैसला किया जाएगा कि जलसा होगा या फिर नहीं होगा। अब से कुछ देर पहले जलसागाह के ऊपर जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब वो पहुंचे हैं। उन्होंने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान तो जरूर किया है कि हम जलसा हर हाल में करेंगे और कल ही करेंगे। और हुकूमत के ऊपर उन्होंने शदीद तनकीद भी की और ये कहा कि जो इस्लामाबाद इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है सिक्योरिटी इशूज़ और मुहर्रम की वजह से, उनका भी यही कहना था कि मुहर्रम को भी चंद रोज़ रहते हैं, लेकिन ये बदनीति के ऊपर मुश्तमिल फैसला किया गया है इस्लामाबाद इंतजामिया का। और कुछ जो तहरीक इंसाफ की जो अच्छा, फ़हीम, हमेशा तहरीक इंसाफ का जलसा होता था तो पता चलता था तहरीक इंसाफ का जलसा है। अब भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी और मैंने भी बहुत से लोगों को देखा जो रवाना भी हो गए जलसागाह के लिए, जलसे के लिए अपनी ज़ाती गाड़ियों पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपको क्या नज़र आता था अगर जलसा होता तो कैसा जलसा होना था? देखिए राना साहब, ये इंटरेस्टिंग जलसा था क्योंकि आम इंतखाबात 2024 से पहले तहरीक इंसाफ को कंपेन करने की सच आज़ादी के साथ इजाज़त नहीं थी और पूरे इलेक्शन के दिनों में तमाम सियासी जमातों ने अपने बड़े बड़े जलसे किए, वहाँ पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। और तहरीक इंसाफ एक तो निशान के बगैर जमात के इलेक्शन में गई, उनके उम्मीदवार गए और पूरे मुल्क में उनको किसी भी जगह के ऊपर बड़ा जलसा करने की बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं दी गई। अब खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अच्छे जलसे किए हैं, लेकिन एक ये बात भी आती है कि वहाँ पर उनकी हुकूमत है तो कोई रोक रुकावट नहीं है। लेकिन ये पहला जलसा था जो तहरीक इंसाफ अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की हदूद से बाहर जलसा कर रही थी और ये एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के लिए यूं कह सकते थे कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था ये जलसा, अगर जलसा हो जाता। और तैयारियां अगर कहें तहरीक इंसाफ की हद तक तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी भरपूर तैयारियां की हुई थी। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, मानसहरा से काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने का जो है वो टास्क सौंपा गया था। पेशावर से भी टास्क सौंपा गया था और ये तरनोल के मकाम के ऊपर जो जलसे का मकसद यही था कि पेशावर की हदूद भी वहाँ से लगती है और पंजाब की भी, तो एक बड़े जलसे की उम्मीदें की जा रही थी। बड़े जलसे की उम्मीदें की जा रही हैं। जाहिर बात है कि 2024 के बाद उनका पहला जलसा था तो वो टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल है। क्या पहले मालूम नहीं था कि ये दिन भी करीब आने वाले हैं? पहले बेशुमार अदवार चले, बेशुमार जगहों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, डीसी के साथ बैठाया, सारा कुछ हुआ, सारी तफसीलात आपके गोशगुजार कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल रेस्ट उसका मंजरनामा देखने को मिल सकता है? एक बिसात बिछाई जा सकती है कि जिस पे सारे के सारे मोहरे बराबर के हो और बराबरी की बुनियाद के ऊपर जीत हो रही हो और दौड़ हो रही हो और जो जिस हद तक कमा सके वो कमा ले। लेकिन शायद ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, APC में शमूलियत का इंदिया दे दिया इमरान खान साहब ने। जलसे की कल इजाज़त मिली, आज कंटेनर ले गए। रऊफ हसन साहब ने पहले कहा जी कि हमारा वो गायब हो गया, क्या नाम है, जो क्रेन का ऑपरेटर है, तो हमारा स्टेज कैसे बनेगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी जैसे तैसे भी होगा हम जलसा करेंगे। अब उसके बाद भी NOC को कैंसिल कर दिया जाए तो आप समझती हैं कि पॉलिटिकल आगे सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है? मुझे भी आपने वो जो एक फॉर्मेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आता है, उसमें जब दहशतगर्दों की बात करते हैं और उसके बाद फिर हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जो इशारा होता है वो एक ही जमात की तरफ से होता है, एक ही जमात की तरफ होता है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उनको एक इतना, अब तो आप नाम नहीं लेते, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उनको वो प्लेइंग फील्ड कैसे दी जा सकती है कि वहां पर ये सारा कुछ हो? मैं नहीं समझती। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। कोई तो कहते ना कि कोई उम्मीद पर नहीं आती। राना साहब क्या समझते हैं कि अभी जो बात की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी कहा है कि APC में जाएंगे तो हम बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को सामने रखेंगे। वो KP के मौक़िफ़ को नहीं रखना चाहते, बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को रखना चाहते हैं। जिसका जहाँ पे जो बिकता है ना वो उसको बेचना चाहता है। मैं देखूंगा जिस दिन वो सारे देख के आना, मौक़िफ़ पता क्या होना चाहिए था, हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे रखेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? दहशतगर्दी का खात्मा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? सूबाई असबियत का खात्मा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि जनाब सारे मिलकर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करें। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान के अंदर वो क़यादत आए जिस तरह बरतानिया के अंदर क़यादत आई है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठा सके। जीतने वाले को अप्रिशिएट किया जाए, हारने वाला जो है अपनी गलती को तस्लीम करे और जीतने वाले के गले में हाथ डालकर चला जाए। यहाँ पर ये आप इसी बात के ऊपर आगे चल के मुझे निगलेक्ट भी करते हुए दिखाई देंगे। मुझे मजा है, ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है। सायरा बानो साहिबा हमें फिर से ज्वाइन कर चुकी हैं। जी सायरा बानो साहिबा, क्या समझती हैं कि एक तरफ वो पेश होने का इंदिया देते हैं और दूसरी तरफ फिर से बात ये हो रही है कि उनका NOC कैंसिल कर दिया जाए? हाँ, तो यही अभी मैं राना साहब की बातें सुन रही थी और मुझे हंसी आ रही थी कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। आपकी ये इतनी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती कि आपने जाके हमारे इलेक्शन को मिला भी कहाँ दिया कि जो आज जो वहाँ पर हमने देखे हैं वहाँ पर इलेक्शन, और आपने कहा यहाँ पर। ये तो 100 साल के 200 साल भी चलें तो जब तक लोगों को शऊर दे के इस हजूम को कौम बनाकर एक एक बंदा फर्द वाहिद अपनी जिम्मेदारी ना समझेगा तो ये नहीं हो सकता। आपके या मेरे कहने से नहीं हो सकता। और अभी आपने कहा, आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि आपने कहा कि मुल्क के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं। ठीक है, मुल्क के मसले दहशतगर्दी, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम और चीजें, उससे पहले अब जो मसला है वो लोगों के जीने का है। लोगों से जीने का हक छीन लिया गया है और इतनी बेशर्मी और ढिठाई से ये लोग आके इन लोगों ने बजट पेश किया। आपने किसी एक वजीर का शर्मिंदगी का बयान सुना कि वो हाथ जोड़ के आवाम से माफी मांग ले कि ये फैसले करने पड़े? आप यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ तो बोले, पता तो चले। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आपने कुछ देखा? अब मसला सर्वाइवल ये नहीं कि दहशतगर्दी क्या है, सरमायाकारी आ रही है नहीं आ रही, इसको जलसे की इजाजत मिल रही है नहीं मिल रही, ये अब तो मसला ही खत्म हो गया। राना साहब, आप तो खुद, मुझे पता है कि अवामी बंदे हैं, अवाम में उठते बैठते हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों की इज्जत नीलाम अब तो वो भी नहीं वो हो रहा। लोग, बच्चे घर बार खुदकुशी पे मजबूर हो गए हैं। अपने घर के बर्तन चीजें बेचकर वो हो गए
ये अभी तक हमें इन ढकोसलों में इन्होंने लगाया हुआ है कि इस दहशतगर्दी को हम खत्म करेंगे। और भाई खुदा के वास्ते, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटेंगे, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। जैसे दहशतगर्द ने दरखास्त दी थी और इन्होंने उसके ऊपर क्रॉस लगा के बोला अच्छा, सायरा साहबा आपकी बात ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है, और ये लोग जो सुन रहे हैं वो सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान अब जीना वाकई ही मुश्किल हो गया, जीना भी मुश्किल हो गया, मरना भी मुश्किल हो गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हम बिल्कुल, हम कल के प्रोग्राम में भी ये जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पंजाब में एक बड़ा हुआ है जी, मरियम साहिबा ने जो अपनी 100 दिन की कारकर्दगी है वो बयान की है, और साथ अभी पीछे ऐलान किया है कि स्कूल के अंदर 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा मुफ्त। अब एक तरफ दूध के डब्बे पे आपने लगा दिया टैक्स, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चों को दूध भी मुफ्त पिलाएंगे। कहा भी उस वक्त है जब स्कूलों में छुट्टियां हैं, और साथ में उन्होंने 29 घर दे दिए हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, और महंगे मोबाइल फोन दे दिए हैं। उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने ये दी, कहते हैं निगरान हुकूमत पास हुए थे। हाँ, उसकी क्लैरिफिकेशन आई है कि वो निगरान में, तो निगरान कहाँ से आए थे? क्या कहीं बाहर से लेकर आए थे? क्या वो इंसान नहीं थे, रोबोट थे? किसने लाकर बिठाए थे कि वो निगरान आकर ऐसे फैसले करें? शक्लें थी उनकी। और बाकी अभी आप दूध की बात कर रहे हैं, किसी प्रेमा वगैरह इस टाइप की कंपनी को इन्होंने देना होगा 27 अरब रुपए। अपने घर की कोई दूध की डेयरी फार्म की कंपनी होगी, और उस 27 अरब का दूध, उसमें से 20 तो सीधा सीधा ब्यूरोक्रेसी और इन लोगों की जेब में चला जाएगा। बाकी फिर आगे डीसी, फिर आगे आप ऐसे 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 करते जाएं, उन बच्चों को 1-2 करोड़ का दूध मिले तो मिले, उन बच्चों के माँ बाप की जिंदगी आसान कर दें, ये सब्सिडी उनको दे दें कि वो अपने घर में ही सुकून से रोटी खा सके, उनके माँ बाप का खून न सुखाएं। वो एक दूध पिलाने से बच्चे को क्या हो जाएगा? ये होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी कि अवामी के पैसों से इन्हीं का खून चूस के इस तरीके से लेकर आए कि जिसमें आप लोगों को खाने का मौका मिले। अच्छा, अब सायरा साहब आप समझते क्या है कि एक तरफ आप ये देखें कि ऑयल डीलर्स एसोसिएशन उन्होंने जीबी में बंद करना शुरू कर दिया है, और मुल्क के जो तूलो अर्ज हैं वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है कि पंप्स को ड्राई करेंगे 0.5% एडवांस टैक्स ना हटाए जाने के ऊपर। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि टोबैको कंपनीज जो हैं वो अदालतों में पहुंची हुई हैं कि हम विफाक को पहले दे रहे हैं 390 अरब और अब 390 रुपए पर पैकेट, और अब केपी आ गया 50 रुपए मांगने के लिए। तो ये सारे इसी तरह हड़तालों पे जाएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? हड़तालों पे देखिए, इस किस्म की हड़ताल पहले भी हुई थी, और फिर पता चला था कि बाबर नदीम साहब खुदा जाने अरबों खरबों रुपए लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गए। उनको हम जानते भी नहीं है, ना उनके घर बार का पता, ना कुछ न पता, ना वो एक आया पैराशूट के जरिए और उसके बाद लूट लाट के चला गया। ये सिचुएशन पहले भी हुई थी। और ये पेट्रोल पंप मालिकान, आप मुझे बताएं कि जिसका ब्लैक मनी उसका पेट्रोल पंप, लोगों में इस यहाँ पर पेट्रोल में आप लोग ये लोग करें 2 नंबरी। आपको कभी पेट्रोल वहां पर पूरा मिले ना कि 1 लीटर भी आप एक पेट्रोल पंप पे जाएं, इतने में टंकी वो होती है फुल, आपकी वो सुई जाती है, दूसरे में उतना वो जाती है। आधा यहाँ पर ईरानी डीजल आ रहा है इन पेट्रोल पंप्स में। ईरानी डीजल की जो लाखों करोड़ों की स्मगलिंग होती है डेली लीटर की, आपके सिंध में तो ये बड़ा जरहेज है इस मामले में जी। मैं कि सिंध तो इस मामले में बड़ा जरहेज है। बस छोड़ दीजिए सिंध को, उन्होंने तो पूरे के पूरे चैनल्स खरीद लिए कि यहाँ की कोई खबर बाहर ना निकले। ऑपोजिशन पहले ही उन्होंने वादा कर दिया, डील का हिस्सा था कि हमें बिल्कुल सुकून से हमें हुकूमत करनी दी जाए। पीपल्स पार्टी और ये लोग आपस में खेलते कूदते रहते हैं अपने वर्कर्स का मुंह बंद करने के लिए, वो सारा किया हुआ है। अभी जी ट्विटर पे कैंपेन चली हुई है कि शर्म करें, बिलावल क्या हुकूमत का हिस्सा है जिससे आप बिजली के फ्री यूनिट मांग रहे हैं? अरे बाप उनका सदर, स्पीकर उनका, 2 गवर्नर उनके, बिस्प की चेयरमैनशिप उनकी। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने भी वो पूरी तहरीर पढ़ रखी है? नहीं, तहरीर क्या ये तहरीर तो दिमाग पे नक्श हो गई है, ये तो दिमागों पे नक्श हो गई है कि ये कैसे बेवकूफ बना रहे हैं हमें। सारी चीजें उनके पास, आप अपनी 11 कमेटीज के लिए कर सकते हैं, हालांकि वो रेशो के हिसाब से तो इनकी 9 कमेटीज बनी। लेकिन वो कहते हैं कि जी वोट कौन सा आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था, पीएमएलएन को दिया था, पीएमएलएन को भुगते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लेना देना उसमें? तो फिर ना अवाम के साथ खड़े हो जाए, लात मारे उस हुकूमत को, गिरा दें हुकूमत, खड़े हो जाए कि हम हुकूमत नहीं करेंगे, हम बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं करेंगे, हम कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ऊपर डर के कान मरोड़ के किसी ने बिठा दिया, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, ये सारे काम जो सायरा साहबा, जहां पे एक तरफ अवामी नफरत इंतहाई है
ये बिल्कुल कि वहाँ पर बड़े मियाँ साहब को अचानक ख्याल आया कि वो मुल्क भर के दौरे करेंगे और लोगों को मुतहरक करेंगे। ये किस लिए मुतहरक करने जा रहे हैं, कोई इल्म है आपको? हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि लोगों को क्या मुतहरक करेंगे। क्या शहबाज शरीफ को अपने भाई मानने से इनकार कर दिया? क्या मरियम को आग कर दिया? समझ नहीं आ रही। हुकूमत आपकी, आप आए, आपको सिंहासन पे बिठाने के लिए लाया गया, आपके लिए तो अदालतें एयरपोर्ट पहुंच गई, आपने विक्ट्री स्पीच कर दिया, आपने कबूतर उड़ा दिए, फिर आप प्रेसिडेंट बन गए, फिर आपने भी कर लिया। हाँ, फिर तो अवाम ने इनके तोते ही उड़ा दिए, कबूतर उड़ाए। तो अब अवाम को हमें क्या बताएंगे कि मुझे एक और मौका दे दो? मैं तो 6ठी क्लास में थी जब मैंने इनको देखा था। खैबर मेल से हम लोग जा रहे थे और मैंने इनको स्टेशन पे देखा था। तब से ये मुल्क की तकदीर बदलना चाह रहे हैं। वो पता नहीं कौन सी तकदीर है जो बदल ही नहीं पा रही। और जी, ये वो मेरे ख्याल में सिर्फ वो वजीर आला बने थे या वजीर फाइनेंस थे या कुछ थे। वो शौक तो था ना लोगों में आने का, और उस वक्त पंजाबी जाग तो तेरी पग नू लग गया दाग। तो पंजाबियों ने भी कहा कि साडा भी लीडर आया, तो वो फिर हर जगह दौरे करते थे। मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ कि हम लोग थे तो वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ से जो नवाज शरीफ हमने नाम एक सुना था, तब से मुल्क की तकदीर बदल ही नहीं पा रही। इनके लिए पंजाब या मुल्क की हुकूमत करना सिर्फ लाहौर की हद तक है। जो बॉर्डर के एरिया, जो कम्मू शहीद कोर्ट अफजल से बैठे हुए वो जानवर बैठे हुए, जो उधर जाकर बैठे हुए वो बाकी जो इलाके हैं उनमें कोई नहीं बैठा हुआ। ये आप कौन सा चूरन बेचेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। अब क्या मैं कहूँ, फिर मैं कहूँगी तो फिर बहुत सारे लोगों मियाँ साहब तो मुतहर्रिक हुए हैं पार्टी की तंजीम साजी के लिए, उन्होंने मुल्क गिर दौरों का फैसला कर लिया। मैं वही सवाल किया मैंने, पार्टी की तंजीम साजी के लिए उनके जो अपने रुफका थे वो तो छोड़ के चले गए। जुबैर हो गए, मिफ्ता हो गए, शायद खाकान अब्बासी हो गए, वो क्या नाम है उनके, एक और अब्बासी थे, मेहताब अब्बासी, फिर आफरीदी, शेख रोहेल असगर। तो अब मतलब किस बेस के ऊपर? वो कहते हैं नए रुफका साथ में लाएंगे, नया कारवान बनाएंगे। ओह मेरे खुदा, जो पुरानी संगतों को ना संभाल सके वो नए रुफका के साथ क्या करेंगे? नए रुफका नए नए तरीके बताएंगे कि हाँ ये वो होगा या ऐसे होगा। मगर देखिए मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने इदारे किए, ये क्या कहते हैं, ओवर एम्प्लॉयमेंट करके, और इन लोगों ने मुल्क की जड़ें खोखली की, PIA के रूट्स बेचे, ये किया। अभी मुझे बताएं, मुझे वो कहते हैं जब कश्ती साबित सालिम थी तो साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस टूटी फूटी कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? अभी आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी अवाम OLX पे नहीं लगी हुई? OLX पे लगी हुई है। मेरे तो इतना मैंने कर्जा देना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने टैक्स पे देती हूँ, मैं अपना पूरा टैक्स में देती हूँ। कि वो कहते हैं ना कि अब तो एक अभी मीम चल रहा था कि FBR के सवालात, कि अब हमसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, कहाँ से लाई ये झुमके। अब तो लगता है ये सवाल भी पूछे जाते हैं, कोके का भी पूछा जाएगा जब तो आया होगा सारा। अब आप मुझे बताएं ना, कहाँ जा रहे हैं? ना गरीब इलाज करवा सकते हैं, ना पीने का पानी। मैं आपको अपने सिंध का बताऊं, वहां पर तो जानवरों के पीने का पानी भी नहीं है। इन्होंने तो माहिर मुहर्रम का आगाज आ रहा है, इन्होंने तो हमें करबला में बिठा दिया। इन्होंने हमें कहा कि फील करो कि वहां पर करबला में क्या सूरत हाल थी, वो मेरे जिला सांगड़ में चल रही है। पानी बंद करके इन्होंने धान की फसलें उगाई हुई है। बस खुदा इनको पूछे, मेरे परवरदिगार ने, खुदा जाने इनकी रस्सी क्यों दराज की हुई है मेरे रब ने। लोग मर रहे हैं, आप देखें, आप चेहरों से रौनकें चली गई हैं, बेरंग आंखें, बेनूर आंखें लोग लेके देख रहे होते हैं। शर्म आती है हमें कि बाहर निकलते हुए भी। तो क्या अब स्ट्रेटेजी क्या होगी अपोजिशन की? एक तरफ तो NOC भी नहीं मिला और दूसरी तरफ आपकी जमात, हर कोई जमात है वो तहरीक का कह तो रही है, लेकिन तहरीक के लिए बाकायदा आगाज कब से हो रहा है? देखिए, जब तक बानी PTI निकले तब समझ आती है। इनमें तो इतनी ग्रुपिंग हो गई है, हर बंदा मतलब जिसको कोई जानता भी नहीं था। खंबे है ना बेसिकली ये जो आए हैं, आपको और मैं तो नहीं जानती, ये तो खंबे थे जिनको वोट मिले हैं। हर बंदा अपने आप को लीडर शो कर रहे हैं और एक दूसरे की वफादारी पे उंगली उठा रहे हैं। वफादार वहाँ आलिया हमजा मलिक बैठी हुई है, यास्मीन राशिद बैठी हुई है, उमर सरफराज चीमा बैठा हुआ है, महमूद रशीद साहब बैठे हुए, और ऐसे कारकुनान और ऐसे लोग अपनी आवाम बैठी हुई है जिनका नाम भी नहीं पता। ये यहाँ पर आकर असेंबलीज में भी बैठ गए, तो चीजें कर ली, आवाम की कोई बात की इन्होंने। हमें तो आपने कहा कि तहरीक चलानी है, मौलाना साहब को तो हमने अपना कंधा नहीं पेश किया। अब देखिए वो खामोश हो गए, उन्होंने कहा इलेक्शन करवा दें, हालांकि इलेक्शन तो उनके हक में है ही नहीं। उसके बाद
पीटीआई है तो पीटीआई में किससे बात करें? आप मुझे कोई एक बंदा बता दें कि हाँ चले ऐसा ये भी है। बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। ये तो बताएं, आप फाइलर हैं? भाई आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई अपोजिशन बैठी हुई थी ना, अपोजिशन अपनी मराद बढ़ाने पे क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोली कि हमें नहीं चाहिए टिकट, हमें जो तनख्वाहें आप बढ़ा रहे हैं, जो पेट्रोल। राणा साहब 3 बंदे हैं, नाम मैं आपको बाद में बता दूंगी। स्पीकर ऑफिस में रोज जाते हैं कि नाम ईसीएल से निकलवा के पासपोर्ट दिलवा दो। मेरा भरा है काम कर तो साढ़े पासपोर्ट दे दे। और एक कहता है कि वो गड्डी तो दे दो, जिन्हों कोई चंगी जी वो मिल गई है ना, क्या कहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी, वो कहना नवी गड्डी दे दो, गड्डी चली हुई है। जब 3-4 बंदे जिनके बारे में बड़ी आप भी कस्में उठा लें वहां पर खड़े होके स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर और अपने नाम ईसीएल पे निकलवाने पे, उस पे क्या बोले? क्यों नहीं? अपनी टिकट्स पे क्यों नहीं बोले? मराद पे क्यों नहीं बोले? क्यों? मतलब वो है कि जितना मर्जी आप इलाज करवाओ। आप मुझे बताएं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक 342 का जो बैठे हुए वहां पर, वो तो दुनिया जहान की मरात ले, ब्यूरोक्रेसी को नथ ना डाल सको आप, वो मोनेटाइजेशन के नाम पर अब पैसे ले और उसके बाद आप सारा बोझ गरीब को उठाना है। गरीब को उठाना है, गरीब उठाता रहा है। या 70 सालों में 74 सालों में हमने गरीब को ही सिर्फ बताया है कि मुश्किल मोड़ से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा इस हवाले से, सायरा बानो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही हैं, आपको इससे क्या लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या वफाकी हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान कि अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए कौन सी कॉन्स्पायरेसी थीरी ने जन्म लिया था, तो बैठ के डायलॉग कर लेते हैं, क्या हुकूमत डायलॉग के मूड में है? अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान को हम तरजीह दें, अताउल्लाह तारड़ साहब के बयान को तरजीह दें, या मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों के बयानात को तरजीह दें। पहले तो ये फैसला हो जाना चाहिए। जिस तरह नून लीग अक्सर कहती थी ना कि पहले ये फैसला हो जाए कि तहरीक इंसाफ में बात किसकी करनी है। अब मैं पूछता हूँ कि पहले ये फैसला हो जाए कि नून लीग के अंदर किसकी बात जो है उसका वजन है और किसकी बात जो है उसको माना जाएगा। बात यह है कि आज बानी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा बंद किया, उसने कहा जी बिल्कुल हम एबीसी में जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए था, हुकूमत की तरफ से अप्रिशिएट होना चाहिए था। लेकिन हमारे वज़ीर इत्तलात ने कहा जनाब उन्होंने कहा तो है लेकिन दुआ करें अपनी बात पे कायम रहें। बजाय आप ये कहें कि जनाब ये एक अच्छा हुश आइन है और हम सब जो है किसी एक मामले पर, एक विकेट पर, एक पेज पर खड़े हैं। हालांकि एक पेज वाली बातें तो अब ना होने के बराबर रह गई हुई है ना, तो उस पर करने। लेकिन नहीं, राना सनाउल्लाह साहब आज ये कह रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था आपको याद है ना? फितना है, इसके सामने खड़े होंगे, हर सूरत में खड़े होंगे, जो भी होगा हम इसके सामने खड़े हैं। अब आप किस जगह किस बात को तरजीह देंगे? कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, किस बात पे आप किसके साथ करेंगे? पहले ये फैसला कर लें कि हुकूमत जो है वो अगर मुज़ाकरात करना चाहती है, हुकूमत अगर ये चाहती है, समझती है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में जमहूरी अमल चलता रहे, पाकिस्तान में जमहूरी अमल का तसलसल जो है वो कायम रहे, तो हुकूमत को चाहिए फिर उन तमाम चीज़ों पर आकर बात करें जिन चीज़ों से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ना है। लेकिन एक दिन पहले एक हुकूमती शख्स कुछ कहता है, एक ही दिन में दूसरा कुछ कहता है, उसी दिन में तीसरा कुछ कहता है। तो इस तरह तो नहीं होता यार। सर पहले तो ये फैसला करें ना कि मुस्लिम लीग नून में कौन है जिसकी बात एक होगी, जिसकी बात को सुना जाएगा, जिसकी बात पे वजन होगा, और जो वो कहेगा उसको हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से समझा जाएगा कि वो बयान है। पहले तो ये देख लें ना, ये फैसला कर लें। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये फैसला अभी तक सोच नहीं सके कि है कौन। आप 3 रहनुमा होते हैं, तीनों के बयानात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये चले जा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं और पार्टी कॉन्फ्रेंस में, तो क्या गलत कर रहे हैं? एक मसला जिसकी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, और वाकई दहशतगर्दी का मसला हल होना चाहिए, और इस मसले ने हमारी जड़ें खोखले करने की कोशिश की है। इस मसले को जड़ से उखाड़ना चाहिए। अगर इसमें कोई सियासी जमात जिसको तहफ़्फ़ुज़ात आती है वो अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, और वाकई तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से सारे मिलकर चलें और यकजहती के साथ चलें। मैं देखूंगा किस तरह इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी रहती है। लेकिन जब हमारी सियासी जमातें ही उस पर तनकीद शुरू कर दें, उस पर बातें बनाना शुरू कर दें, उस पर दीगर मामला शुरू कर दें, फिर किस तरह चलेगा? यार साहब आप ये देखें कि तहजीब याफ्ता ममालिक में होता क्या है।
ऋषि सुनक ने अपने अलविदाई खिताब में पार्टी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और कहा कि नया लीडर आने तक जिम्मेदारी अदा करता रहूँगा। और उन्होंने कहा कि अवाम के गुस्से और मायूसी का मुझे एहसास है, इस नुकसान की मैं जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। अवाम ने वाज़ेह इशारा दिया है कि हुकूमत को बदलना होगा। तो उन्होंने उम्मीदवारों और मुहिम चलाने वालों से भी माजरत की और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने जो अभी सर स्टॉमर हैं उनको जीत पे मुबारकबाद देते हुए कहा है कि केयर स्टॉमर जो है मुहज़्ज़ब शख्स हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। सर केयर स्टॉमर की बतौर वज़ीर-ए-आज़म कामयाबी जो है वो हम सब की कामयाबी होगी। हमने जितना डिलीवर किया उम्मीद करते हैं कि वो आवाम के लिए बेहतर होगा। अब ये जाने वाला आने वाले को वेलकम करते हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया में। अच्छा, मैं समझा रहे पाकिस्तान की गल कर रहे हैं यार। प्रोग्राम आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, बात आप बरतानिया की कर रहे हैं। वहाँ पे फार्म 47 है, वहाँ पे एवन फील्ड है यार। मैं पूछ रहा हूँ फार्म 47 है? नहीं सर, उनका फार्म 45 नहीं होता सर। नहीं होता। पोलिंग एजेंट उनकी डायरेक्ट पोलिंग होती है यार। मैं मुझे बता तो देना यार, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार। नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। अच्छा, वहाँ पर डब्बे उठा के गायब होना। अगले ताई याद पाबंदी लगा देते हैं डब्बे, वहाँ पे डब्बे वाला सिस्टम ही नहीं है वैसे सर। अच्छा, वहाँ पर नहीं है। ठीक। पाकिस्तान में कोई लीडर है जिसने अपनी हार के बाद, अपनी पार्टी की हार के बाद अपनी सदारत छोड़ी हो? सदारत छोड़ के दूसरी जमात में चले जाते नहीं है कोई? नहीं कोई नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। सदारत छोड़ना सर, कैसी बात करें। सदारत सदियों बाद मिलती है। सदारत छोड़ दें। यहाँ पे छोटे भाई को सदर बना के भी सदारत वापस ले ली जाती है। ये उन मुआशरों में होता है। मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये तो हकायक पे मबनी चीज़ें हैं ना। उसने जीतने वाले को कबूल किया, अपनी हार को तस्लीम किया, अपनी पार्टी सदारत से इस्तीफा दिया। उसने ये नहीं कहा कि इलेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली होती नहीं। मैंने सुना है वैसे किसी से को राब्ते की कोशिश की, लेकिन पता चला उससे होंदे ही कोई नहीं है कम। ठीक है, तो वहाँ पे ये होता ही नहीं। तो यासर साहब, जब वहाँ पे ये सारा कुछ नहीं होता तो ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे मुल्क में हम मिसालें देते हैं बरतानिया की, हम मिसालें देते हैं पूरी दुनिया की कि जरा फलां मुल्क में ऐसा हुआ। अच्छा, टैक्स हम बरतानिया से ज़्यादा दे रहे हैं, टैक्स हम अमेरिका से ज़्यादा दे रहे हैं, और सहूलतें हमें इथोपिया वाली भी नहीं है, कीनिया वाली भी नहीं है, श्रीलंका वाली भी नहीं है। कौन सी सहूलतें हमें मिल रही हैं? हमसे ले सब कुछ ये उस मुआशरे के तरह रहे हैं, सब कुछ ले जो अमेरिका, जो बरतानिया किस टैक्स, और हमें सहूलतें कहाँ की दे रहे हैं? उस वक्त सहूलत नाम का तो लफ्ज़ है ही कोई नहीं ना। अगर है तो मुझे बता दें, कोई एक जगह बता दे मुझे जिसमें सहूलत मिली हो। सहूलत यह मिली है, ये सहूलत बड़ी ज़रूरी मिली है। कौन सी? कि मेरा ख्याल है इन्हें पता चल गया कि इस कौम को ना ख़त्म करने के लिए इनको ब्लड प्रेशर का, इनको शुगर का, इनको हार्ट का पेशेंट बना दो। अच्छा, ताकि साड़ी जाना छुटन, ब्लड प्रेशर ना दिमाग की शरियान फटे, शुगर के नाल भी मरन, और हार्ट के साथ भी हार्ट अटैक हो जाएँ। जब इतने बिल आएंगे, जब ये इतने टैक्स लगेंगे, जब एक सैलरी पर्सन, ये आपका निकलवाए जाएंगे ना, आप और मैं जब सैलरी निकलवाने जाएंगे तो लग पता जाएगा हमें भी अपने बजट में अब देखना होगा। बजट तो वैसे ही हमारा इन्होंने बना दिया था वाजा, अब मज़ीद जाएंगे। तो ये तुम हमारे साथ वो करने जा रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है, और आप बातें कर रहे हैं कि जी उसके उस मुल्क में। और मुझे किसी ने कहा नीदरलैंड का जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, वो साइकिल पे गया है, और मैं क्या सानू ऐसे सब नू साइकिल दे काबल कर देता है। वो भी नहीं है सर, की हो गया नहीं सर, फिर भी साइकिल, चलो मान लो ना आप, वो साइकिल पे गया है ना, ये हमें साइकिल में भेजने के, साइकिल वाल के कौन पता कौन सी साइकिल, आपको समझ नहीं आ रही। वो साइकिल नहीं है जिसे पीछे से एक बंदा पकड़ के जाता है और एक बीच में बैठा होता है और मांगता हो जाता है ना, ये तो वो बना रहे हैं। इमरान साहब, हर चौथे घर की ये कहानी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन ये जो कर्ब से गुजरता है उसी को इसका अंदाज़ा होता है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात बार के रोज़। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।